नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 जून सन 2025। अमावस्या तिथि आज शाम 4:02 तक रहेगी। इसके अलावा आज स्नानदान व श्राद्ध आदि की अमावस्या है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में मानसून की एंट्री, 7 जिलों में बारिश। यूपी के रास्ते दाखिल हुआ मानसून, अगले 7 दिन तक तेज बरसात के आसार, पूरे राज्य को कवर करेगा। हरियाणा में CET एग्जाम पर पेंच के आसार, हाईकोर्ट में याचिका पहुंची, जुलाई में होना है। 13.5 लाख से अधिक युवाओं ने किया है आवेदन। हरियाणा में सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी, इस जिले में खुलेगा सशस्त्र बल प्रशिक्षण संस्थान। हरियाणा में गिरते लिंगानुपात पर सरकार की कार्रवाई, दादरी भिवानी में 2 डॉक्टरों के खिलाफ चार्जशीट होगी। सोनीपत में आयुष डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन रद्द। सरकारी नौकरी अपडेट, SSC CHSL भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 3131 वैकेंसी, सैलरी 90,000 से अधिक, 12वीं पास करें अप्लाई। हरियाणा राजस्थान में जल विवाद जल्द सुलझेगा, दोनों CM की बातचीत में बनी सहमति। जल निकासी और यमुना बंटवारे पर ज्वाइंट प्लान तैयार होगा। रेल किराया बढ़ाने की तैयारी, 1 जुलाई से होगा लागू। रेलवे ने आखिरी बार साल 2020 में यात्री किराया बढ़ाया था। PF अकाउंट से 72 घंटे में निकाल सकेंगे 5 लाख रुपए। अधिकारियों की जांच जरूरी नहीं होगी, पहले इसकी लिमिट थी 1 लाख रुपए। बरसात का मौसम बारिश के साथ लाता है पेट संबंधी बीमारियां, लक्षणों के साथ बचाव से करें उपाय। दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन के लिए लागू हुए नए नियम, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया नोटिस। देश में जल्द बनेगी सस्ती इलेक्ट्रिक कारें, भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने पर कंपनियों को 15% सब्सिडी मिलेगी। प्लांट लगाने के लिए पोर्टल लॉन्च। और ईरान इजराइल युद्ध के चलते देश भर में 60 से अधिक फ्लाइट कैंसिल, 4 राज्यों में भी उड़ानें प्रभावित। एयर इंडिया बोला एयर स्पेस खुलने से उड़ानें फिर शुरू करेंगे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा और चंडीगढ़ में मंगलवार को मानसून एंट्री कर गया है। मानसून उत्तर प्रदेश के रास्ते दाखिल हुआ, अगले 7 दिन तक तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान मानसून पूरे राज्य को कवर कर लेगा। इससे पहले पंजाब और हिमाचल प्रदेश में मानसून दाखिल हो चुका है। अभी मानसून की उत्तरी सीमा बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, आगरा, रामपुर, बिजनौर, करनाल और हलवाड़ा से होकर गुजर रही है। वहीं बीते दिन नूंह, करनाल, कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी, झज्जर, पानीपत, रेवाड़ी और गुरुग्राम में बारिश हुई है। पंचकुला, भिवानी, हिसार समेत अधिकतर जिलों में बादल छाए रहे, यहाँ भी बारिश की संभावना जताई गई। तेज बारिश की चेतावनी को देखते हुए पानीपत के DC सुशील सारवान ने किसानों को एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा है कि कपास को नुकसान से बचाने के लिए स्थिर पानी को तुरंत हटा दें। वहीं गन्ना, चावल, मक्का, खीरा व अन्य फसलों में सिंचाई या दवाइयों का छिड़काव न करें। आज यानी 25 जून को अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, करनाल, पानीपत, अंबाला और पंचकुला में बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं कल यानी 26 जून को चंडीगढ़ से लेकर पूरे राज्य में बारिश हो सकती है। कर्मचारी चयन आयोग ने CHSL 10+2 भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होने चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी DEO के लिए कुछ पदों पर मैथ्स भी जरूरी है। वहीं न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 27 साल होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC और जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए तय की गई है। वहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 25,500 से लेकर 92,300 रुपए प्रति माह मिलेगी। जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपए फीस निर्धारित की गई है। तो वहीं SC, ST और महिलाओं के लिए निःशुल्क रहेगा। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 19 जुलाई 2025 रात 11 बजे तक है। वहीं फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 18 जुलाई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित अपने निवास स्थान संत कबीर कुटीर में विभिन्न विश्वविद्यालयों के नवनियुक्त कुलपतियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार की ओर से पूर्ण मार्गदर्शन, संसाधन और समर्थन का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को एक ऐसे राज्य के रूप में विकसित करना है जहाँ विद्यार्थियों को न केवल उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले बल्कि उन्हें भविष्य में रोजगार के पर्याप्त अवसर भी मिल सके। मुख्यमंत्री सैनी ने प्रदेश के हर जिले में एक मॉडल कॉलेज और एक मॉडल स्किल स्कूल स्थापित करने के राज्य सरकार के विजन को प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों में छात्रों को विशेष कौशल शिक्षा दी जाएगी जिससे कि वे जॉब मार्केट की प्रतिस्पर्धा में आगे रह सकें। इससे युवा केवल डिग्री प्राप्त कर सीमित नहीं रहेंगे बल्कि उन्हें स्पष्ट दिशा और उद्देश्य भी मिलेगा।
हरियाणा में नए जिलों के गठन को लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया फिलहाल 3 साल के लिए टाल दी गई है। सरकार का कहना है कि जाति जनगणना के बाद ही नए जिलों पर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल केवल 2 जिलों हांसी और गोहाना के नाम पर ही चर्चा की गई है। इसी कारण से सरकार द्वारा बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की जून माह में एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई। 30 जून को कैबिनेट सब कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके बाद संभव है कि अगले वर्ष या फिर 2027 में नई कैबिनेट सब कमेटी गठित की जाए और फिर से इस विषय पर पुनः विचार किया जाए। अब तक हिसार के हांसी, सिरसा के डबवाली, करनाल के असंध, जींद के सफीदों और सोनीपत के गोहाना को नया जिला बनाने की तैयारियां चल रही थी। इनमें हांसी और डबवाली को पहले से ही पुलिस जिला घोषित किया जा चुका है। गुरुग्राम के मानेसर को भी जिला बनाने की मांग उठाई गई थी, लेकिन जरूरी दस्तावेज पूरे न होने के कारण उस पर कोई विचार नहीं हो सका। बता दें कि पहले चरण में 1 अक्टूबर 2026 से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जनगणना का कार्य शुरू होगा, तो वहीं दूसरे चरण में यानी 1 मार्च 2027 से हरियाणा सहित अन्य राज्यों में जनगणना की जाएगी। अनुमान है कि साल 2027 तक यह जनगणना पूरी कर ली जाएगी। हरियाणा में ग्रुप सी पदों के लिए होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी पर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। एग्जाम के रजिस्ट्रेशन से वंचित रहे या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए कम समय मिलने के चलते रिजर्व कैटेगरी का फायदा न उठा पाने वाले अभ्यर्थी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। 6 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आग्रह किया है कि हरियाणा ग्रुप सी के सीईटी रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल को दोबारा से चालू किया जाए। साथ ही जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उन्हें ठीक करने के लिए भी समय दिया जाए। बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने यह एग्जाम जुलाई में कराने की तैयारी की है। इसके लिए 13 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है। यदि हाईकोर्ट इन याचिकाओं को सुनवाई करते हुए कोई फैसला लेता है तो एग्जाम में देरी होना संभव है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि वे अन्य अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग से संबंध रखती हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने नवीनतम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा था। इसके लिए सरल पोर्टल पर आवेदन किया था, लेकिन यह सर्टिफिकेट समय पर नहीं बन पाया, इसलिए उन्हें जनरल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। याचिका में मांग की गई है कि उन्हें आरक्षण का लाभ तभी मिल सकता है जब उनके पंजीकरण में सुधार हो। याचिका में यह भी हवाला दिया गया है कि इस बार पंजीकरण के लिए केवल 15 दिन का समय दिया गया है, जबकि साल 2022 में 1 साल से अधिक का समय पंजीकरण में दिया गया था। एक अन्य याचिकाकर्ता ने कहा कि जब वह पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रही थी तो बार बार वन टाइम पासवर्ड यानी OTP लेट आता था। इस कारण से वह रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाई। याचिका में कहा गया है कि OTP लेट आने के कारण जो युवा पंजीकरण नहीं कर सके वे तभी पंजीकरण कर सकते हैं जब पोर्टल दोबारा खुले, इसलिए नए पंजीकरण के लिए पोर्टल दोबारा खोला जाए। बता दें कि हरियाणा SSC की जुलाई महीने में ही एग्जाम कराने की तैयारी है। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जिले के इन युवाओं को अब सशस्त्र बल की तैयारी करने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्द ही युवाओं को अपने गृह जिले में ही ये सुविधा मिलेगी। प्रदेश सरकार ने चरखी दादरी के भैरवी गाँव स्थित किसान मॉडल स्कूल में सशस्त्र बल प्रशिक्षण संस्थान खोलने का एक अहम और बड़ा फैसला लिया है और इसके लिए जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कार्यालय ने कवायद शुरू करते हुए विभिन्न विभागों से पत्राचार किया है। किसान मॉडल स्कूल में इस समय खेल, खनन व मत्स्य पालन विभाग समेत राजकीय PG कॉलेज संचालित हैं। यहाँ सशस्त्र बल प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए इन विभागों के कार्यालय स्थानांतरित किए जाने हैं। बता दें कि फरवरी 2025 के बजट अधिवेशन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के 3 जिलों में सशस्त्र बल तैयारी संस्थान खोलने की घोषणा की थी। चरखी दादरी का चयन यहाँ के युवाओं का सेना से जुड़ाव व समर्पण को देखते हुए प्राथमिकता से किया गया है। जिले के युवाओं में सेना में भर्ती होकर देश सेवा का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। अमूमन ज्यादातर गाँव में युवा सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच सड़कों पर दौड़ लगाकर सेना भर्ती की तैयारी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में चरखी दादरी में सशस्त्र बल प्रशिक्षण संस्थान बनने के बाद युवाओं को जान जोखिम में डालकर सड़कों पर तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। रेल का सफर 1 जुलाई से महंगा हो सकता है। नॉन AC मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और AC क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। सभी बदलाव 1 जुलाई से लागू होंगे। इस तारीख के बाद का टिकट बुक करने पर नई दरों के हिसाब से किराया चुकाना होगा। रेलवे ने आखिरी बार साल 2020 में यात्री किराया बढ़ाया था। सरकार ने 5 सालों से रेल टिकट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था। रेलवे के सामने बढ़ते खर्चे और मेंटेनेंस की लागत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि ये बढ़ोतरी बहुत मामूली है ताकि आम यात्रियों पर ज्यादा बोझ न पड़े। रेलवे ने नॉन AC मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की बढ़ोतरी की है, तो वहीं AC क्लास जैसे AC 2 टियर व AC 3 टियर के लिए प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी होगी। यानी अगर आप 500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो नॉन AC में 5 रुपए और AC में 10 रुपए अधिक देने पड़ सकते हैं। वहीं 1000 किलोमीटर के सफर पर AC में 20 रुपए और नॉन AC में 10 रुपए किराया ज्यादा चुकाना होगा। सेकंड क्लास में 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
यानी छोटी दूरी की यात्रा करने वाले ज्यादातर यात्रियों को पहले जैसा ही किराया देना होगा। 500 किलोमीटर से अधिक डिस्टेंस होने पर आधा पैसा प्रति किलोमीटर ज्यादा चुकाने होंगे। आपको बता दें कि रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव कर दिया है, जो कि 1 जुलाई 2025 से अब तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। हरियाणा और राजस्थान के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल भराव और यमुना जल बंटवारे के विवाद जल्द सुलझ सकते हैं। इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच फोन पर विस्तृत बातचीत हुई है। बातचीत में यह तय किया गया है कि राजस्थान के भिवाड़ी क्षेत्र की जल निकासी और यमुना जल बंटवारे जैसे अहम मुद्दों पर दोनों राज्य मिलकर समाधान की दिशा में काम करेंगे। इस सहमति से दोनों राज्यों के औद्योगिक और रिहायशी इलाकों में जल भराव की समस्या के साथ साथ यमुना जल बंटवारे से जुड़ा ऐतिहासिक विवाद भी सुलझने की उम्मीद है। बताते चलें कि भिवाड़ी का भौगोलिक स्वरूप ऐसा है कि वहां का बारिश का पानी स्वाभाविक रूप से हरियाणा की ओर बहता है। मानसून के दौरान जल निकासी में बाधा उत्पन्न होने से भिवाड़ी के उद्योगों और रिहायशी इलाकों में जल भराव की गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। बातचीत के दौरान इस मुद्दे को हल करने के लिए दोनों मुख्यमंत्रियों ने तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर स्थायी समाधान के लिए सहयोग पर जोर दिया। राजस्थान सरकार ने भिवाड़ी के औद्योगिक जल को पूर्ण रूप से शोधित करने की व्यवस्था कर ली है। अब केवल शोधित जल की निकासी सुनिश्चित की जाएगी, जिसकी सख्त निगरानी भी होगी। दोनों नेताओं ने सकारात्मक चर्चा की है। संभावना है कि जुलाई महीने में ही दोनों राज्य इन मुद्दों को सुलझाने की दिशा में काम करना शुरू करें। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में लिंगानुपात को लेकर लापरवाही बरतने वालों पर सख्त रवैया अपना लिया है। 2 जिलों में लिंगानुपात गिरने के मामले में हेल्थ डिपार्टमेंट ने 2 अधिकारियों को चार्जशीट करने का अहम फैसला लिया है। वहीं सोनीपत में एक आयुष डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया है। राज्य टास्क फोर्स यानी STF की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में हेल्थ विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने अवैध गर्भपात कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई डॉक्टर इसमें शामिल पाया जाता है तो उसका लाइसेंस तक रद्द कर दिया जाएगा। सरकार का साफ कहना है कि लिंगानुपात सुधारना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरियाणा में लिंगानुपात इस वर्ष 1 जनवरी से लेकर 23 जून तक बढ़कर 906 पहुंच गया है, जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि में 902 था। अगर आप राजधानी दिल्ली के किसी स्कूल में पहली कक्षा में अपने बच्चों का दाखिला कराने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। दरअसल दिल्ली के स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिले के लिए अब आयु सीमा में बदलाव कर दिया है। अब 6 साल से कम उम्र के बच्चों का पहली कक्षा में दाखिला नहीं हो सकेगा। साथ ही शिक्षा निदेशालय ने यह भी बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत देश भर में पुराने 10+2 सिस्टम को हटाया जाएगा। उसके जगह 5+3+3+4 का नया शिक्षा मॉडल लागू होगा। सरकार द्वारा यह बदलाव नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किया गया है। सर्कुलर में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अब बच्चों को पहली कक्षा में तभी प्रवेश मिलेगा जब उनकी उम्र 6 वर्ष पूरी हो जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से यह नियम सख्ती से लागू किया जाएगा। नर्सरी, बाल वाटिका और प्री स्कूल 1 में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र अब कम से कम 3 साल होनी चाहिए या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। वहीं LKG, बाल वाटिका और प्री स्कूल 2 में दाखिले के लिए उम्र सीमा कम से कम 4 साल निर्धारित कर दी गई है। वहीं UKG, बाल वाटिका और प्री स्कूल 3 में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए और पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों के लिए उम्र सीमा 6 साल निर्धारित कर दी गई है। अब PF अकाउंट से इमरजेंसी या फिर जरूरत के समय 72 घंटे में 5 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। पहले यह लिमिट 1 लाख रुपए थी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने 24 जून को इसकी जानकारी दी है। इससे पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने 28 मार्च को श्रीनगर में हुई EPFO की कार्यकारी समिति की 113वीं बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया था। ऑटो सेटलमेंट में PF विड्रॉल क्लेम को सिस्टम द्वारा अपने आप प्रोसेस किया जाता है। इसमें अफसरों के हस्तक्षेप की आवश्यकता बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं होती। अगर आपका UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आधार, पैन और बैंक खाते से लिंक है और KYC पूरी तरह से अपडेट है तो सिस्टम आपके क्लेम की जांच करता है। यह प्रक्रिया तेज होती है क्योंकि यह पूरी तरह से ऑनलाइन और IT सिस्टम पर आधारित होती है। ऑटो सेटलमेंट में क्लेम 3 से 4 दिन में प्रोसेस हो जाता है। वहीं EPFO ने कुछ खास तरह के क्लेम जैसे मेडिकल, शिक्षा, शादी या फिर मकान बनाने या फिर खरीदने के लिए ऑटो सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है। बड़े या फिर जटिल क्लेम जैसे कि रिटायरमेंट या फाइनल सेटलमेंट में अक्सर मैनुअल जांच होती है। समर वेकेशन चल रहा है और हर कोई अपने परिवार के साथ टूर पर जाने की योजना बना रहा है। इसी कड़ी में अंबाला शहर की प्रसिद्ध कपड़ा और मनियारी मार्केट में भी छुट्टियों का दौर शुरू हो चुका है। इन बाजारों में दूर दराज क्षेत्रों से लोग खरीदारी करने पहुंचते हैं, लेकिन अब अगले कुछ दिनों तक इन बाजारों में सभी दुकानें बंद रहेंगी, यानी आप खरीदारी नहीं कर पाएंगे। अगर आप अंबाला की कपड़ा, ज्वेलरी या फिर मनियारी मार्केट में खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है। बीते दिन यानी 24, 25 आज और कल 26 जून को अंबाला की कपड़ा मार्केट, सराफाबाद
बाजार और मणियारी मार्केट की सभी दुकानें बंद रहेंगी। कपड़ा मार्केट के दुकानदारों ने बताया कि पहले 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ही मार्केट बंद रहती थी ताकि व्यापारी अपनी फैमिली के साथ समय बिता सकें। लेकिन एक दिन का समय पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए अब हर साल जून के आखिरी सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी रखने का फैसला लिया गया है। इस बार 24, 25 और 26 जून को मार्केट बंद रखने का निर्णय लिया गया है ताकि अपने परिवार के साथ अच्छे से समय बिताया जा सके। इस दौरान पुरानी कपड़ा मार्केट की सभी दुकानें बंद रहेंगी। ऐसे में बाहर से आने वाले व्यापारियों और आसपास के लोगों को पहले ही सूचित कर दिया गया है ताकि लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। इन उपरोक्त दिनों में सराफा बाजार बंद रहेगा। यदि आप भी अंबाला की इन बाजारों में खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं तो इन तारीखों को ध्यान में रखें। बरसात जहां सुकून देती है वहीं बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देती है। खासतौर पर हेपेटाइटिस ई और ए का संक्रमण इस मौसम में तेजी से फैलता है। वैसे तो ये संक्रमण साल भर मौजूद रहते हैं, लेकिन गर्मी और बरसात में दूषित पानी और खान-पान के चलते इनका खतरा और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में साफ सफाई और एहतियात बरतना ही बचाव का सबसे असरदार तरीका है। हेपेटाइटिस ए और ई बीमारी का सीधा असर लीवर पर पड़ता है। इसकी शुरुआत लीवर में सूजन से होती है। ये संक्रमण होने पर पहले बुखार, उल्टी, भूख नहीं लगना आदि लक्षण 3 से 4 दिन तक रहते हैं। उसके बाद पीलिया की शुरुआत होती है। आंखों में पीलापन और पेशाब का रंग गहरा पीला होना पीलिया के संकेत हैं। पीलिया रोग 2 से 8 हफ्ते तक रह सकता है। इन संक्रमण से ग्रस्त मरीज को पेट व शरीर में दर्द, कमजोरी, थकान होने की शिकायत हो सकती है। यह संक्रमण शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। हेपेटाइटिस ए और ई से पीड़ित 99.5% मरीज आमतौर पर केवल दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। केवल 0.5% मामलों में संक्रमण लीवर पर इतना गंभीर असर डालता है कि एक्यूट लिवर फेल्योर यानी कि जहां पर लीवर अचानक काम करना बंद कर देता है का खतरा भी बढ़ जाता है। बचाव के तरीकों की बात करें तो घर में बना ताजा संतुलित भोजन ही खाएं। बरसात में अधपका और कच्चा खाने से बचें। जहां तक हो सके स्ट्रीट फूड न खाएं। साथ ही खुले में बिकने वाले खाने या फिर पेय पदार्थों का सेवन से बचें। आरओ का पानी पिएं या फिर पानी को उबालकर ठंडा करके पिएं। फल और सब्जियों को पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद ही इस्तेमाल करें। घर एवं आसपास साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। व्यक्तिगत साफ सफाई का भी ध्यान रखें। वहीं गर्भवती महिलाओं को भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी प्रकार की दवा न खाएं, क्योंकि इससे समस्या और अधिक बढ़ सकती है। धान की रोपाई का सीजन शुरू हो चुका है। किसान 15 जून से खेतों में उतर गए हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार धान की रोपाई के लिए 15 जून से 15 जुलाई तक का समय सबसे उपयुक्त है। कैथल जिले में कुल मिलाकर 4.24 लाख एकड़ क्षेत्र में धान की रोपाई की जाएगी। इसमें 80% सामान्य धान और 20% बासमती धान की रोपाई होगी। किसान 15 जून से जुलाई के पहले सप्ताह तक PR किस्म की धान लगा सकते हैं। वहीं बासमती की रोपाई के लिए 15 से लेकर 20 जुलाई का समय निर्धारित किया गया है। पिछले कुछ दिनों से हो रही हल्की बूंदाबांदी ने खेतों में नमी बनाई है। कई किसानों ने धान रोपाई से पहले खेतों में ढांचा और मूंग की बिजाई कर रखी थी। इन खेतों को धान रोपाई के लिए तैयार करने में 3 से 4 दिन का समय लगता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के SDO डॉक्टर सतीश नारा के अनुसार किसानों में धान की सीधी बिजाई का रुझान बढ़ रहा है। इससे पानी की बचत हो रही है। धान की रोपाई से ग्रामीण और प्रवासी मजदूरों को 1.5 महीने तक रोजगार मिलेगा। इतने बड़े क्षेत्र में धान की रोपाई प्रवासी मजदूरों के बिना संभव नहीं है। इजराइल ईरान सीज फायर के बाद सेंसेक्स तकरीबन 158 अंक चढ़कर 82,055 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 72 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 25,044 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी रही। अडानी पोर्ट्स 2.6% चढ़ा। अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स 1.5% तक चढ़े। निफ्टी के 50 में से 36 शेयरों में तेजी दिखाई दी। सरकारी बैंकों के शेयर्स और मेटल में तकरीबन 1.5% की तेजी रही। मीडिया 1% गिरकर बंद हुआ। वहीं सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोने का दाम 2,085 रुपए गिरकर 97,263 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत 1,096 रुपए कम होकर 1,05,967 प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। हालांकि एक्सपर्ट के अनुसार आगे सोने चांदी में तेजी रहने की उम्मीद है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,20,000 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 91,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।